बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये पहला मौका है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के कितने फ़ौजी मार दिए हैं, कितने एसेट्स तबाह कर दिए हैं, कितने तैयारे तबाह कर दिए हैं और कितने टैंक्स तबाह कर दिए हैं। ये पहला मौका है कि वो तमाम तफसीलात मंजर आम पे आ गई हैं, क्योंकि इससे पहले जो दावे होते रहे हैं वो सारे यूक्रेन की जानिब से होते रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि रशियंस ने भारी नुकसान पहुंचाया है और ये नुकसान रुक नहीं रहा। ये 7वें 8वें रोज़ चल के ये मालूमात ब्रेक की गई हैं, जिसके ऊपर यूक्रेनी हुकाम जो है वो खामोश है। यानी यूक्रेन ने खुद से अभी तक नहीं माना कि उसका एक फ़ौजी भी मारा गया हो, लेकिन वो तफसीलात सारी सामने आ गई हैं। दूसरे मामले के ऊपर चल के इंडिया और रूस आमने सामने आ गए हैं और उसके बाद हंगामी राबता हुआ है पुतिन और मोदी के दरमियान। अब कल इनकी जो वजारत दिफा है और यूक्रेन के हुकाम और सारा कुछ होता हुआ नज़र आया। अब तक 2 तकरीबन स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया के यूक्रेन के अंदर मारे जा चुके हैं, जो कि अफसोस की बात है। लेकिन इस दौरान ये इल्ज़ाम आया कि यूक्रेन के अंदर जो फ़ौजी हुकाम हैं उन्होंने इंडियंस को यरगमाल बनाया हुआ। आज उसका जवाब दिया इंडियंस ने रशियंस के खिलाफ। ये क्या मामला है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ओवरऑल कीव के अंदर, खार्कीव के अंदर जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड पिछले चंद घंटों के अंदर हुई है, क्योंकि मामला अब करीब आता जा रहा है, जैसे रशियंस का प्लान सेट हुआ है उसके एन मुताबिक होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर कल मुज़ाकरात नहीं हो सके थे, इसका क्या मतलब है, क्या आज इम्कान मौजूद है और मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे, वो भी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। फिर यूएन जनरल असम्बली का कोई पिछले आप जिसको कहें 40-45 सालों के अंदर हंगामी इजलास नहीं हुआ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो इजलास हुआ है उसने अपना फैसला रशिया के खिलाफ सुना दिया है। वो किस तरह से, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। इससे पहले मैं आपको बताता आया हूँ कि रशियन के नुकसान को लेकर जो यूक्रेन के वेरीफाइड, जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम करती रही, हम वही आप तक पहुँचाते रहे। हम स्पेकुलेशंस की बुनियाद के ऊपर या अनवेरीफाइड खबरें नहीं देते रहे। अब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने नंबर जारी किया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और चूंकि ये जो असल बात है, उस असल बात को वहां पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये कहें कि रूसी फ़ौज ने इस वक्त जो यूक्रेन वाले हैं उनकी ईंट से ईंट बजा दी है, ये तो कहना हरगिज़ भी गलत नहीं होगा। ये पहली बार उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये तमाम तफसीलात जारी की हैं और इन तफसीलात के मुताबिक इस वक्त तकरीबन जो यूक्रेन है उसके 3000 के करीब जो फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं। 2870 का जो नंबर है वो इसके सामने रखा गया है। और उन्होंने बताया है कि 3700 फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा जो यूक्रेनी हुकाम हैं उन्होंने मुताबिक उन्होंने रूस के तकरीबन 6000 फ़ौजी मारे हैं। जो इनका दावा है, उस दावे को लेकर अगर बात की जाए तो यूक्रेनियों का दावा उससे कहीं, जो रूसियों ने यूक्रेन के बारे में दावा किया है उससे कहीं कम है। यानी 6000 का दावा उनका है और 2870 का दावा जो है वो इनका है। तो ये ओवरऑल इस वक्त नुकसान है। लेकिन जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जिनके ऊपर वो कॉन्टीन्यूस हमला कर रहे हैं, इस वक्त रूस के मुताबिक उन्होंने 1600 के करीब, 1533 नंबर उन्होंने बताया है कि उन्होंने इनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो फौजी जगह हैं, वो तबाह कर दी हैं। अब आते हैं तैयारों के ऊपर। उन्होंने बताया कि 47 तैयारे तो ज़मीन के ऊपर तबाह किए गए और फ़ज़ा के अंदर जो तैयारे तबाह किए गए वो इससे अलग हैं। और इन्होंने जो टैंक्स की तादाद बताई है यूक्रेनी हुकाम ने रशियंस के, वो तकरीबन 200-250 के आसपास है। लेकिन 500 के करीब जो टैंक्स हैं वो इस वक्त रशिया ने यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि जंग भरपूर चल रही है, रशियंस भरपूर नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंग एक तरफा है और रशियंस आ रहे हैं और वो हमला करके जा रहे हैं और जो यूक्रेनी हुकाम है वो कुछ नहीं कर रहे। दोनों तरफ से काम हो रहा है और भरपूर काम हो रहा है। अब आते हैं इंडिया वाले मामले के ऊपर। इंडिया जो है उसने रूस के साथ तो ताल्लुकात, उसके आजकल जो मामला है वो बड़ी चाह रहा है कि दोनों तरफ खेलने की कोशिश करे, वो गड़बड़ होती हुई नजर आई है। हुआ ये कि 2 स्टूडेंट्स इनके मारे गए, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि मोदी कंडेम करे रशिया को, मोदी बोले इस हवाले से, लेकिन वो खामोश है, वो नहीं बोल रहा। इस दौरान हुआ क्या है कि रूस ने कहा कि हम तो मार ही नहीं रहे, ये तो यूक्रेनी हुकाम है जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स को। जिसके बाद मोदी का और पुतिन का हंगामी राब्ता हुआ और इस हंगामी राब्ते के अंदर
अंदर जो पहली बात हुई है कि वहाँ पे मौजूद इंडियंस को बख्श दिया जाए। उनको कैसे निकालना है, खुदारा जो रूसी फ़ौज है उनको सिर्फ इतना कह दें कि जो इंडियन काफ़िले हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ से इवैक्यूएट करके उनको बॉर्डर तक ले जाना चाहते हैं, हमें बॉर्डर तक कम से कम इजाज़त दी जाए। जिसके बाद इस वक्त इतलात ये हैं कि पुतिन ने अपनी फ़ौज को कहा है कि ठीक है, आप इंडियंस को इनको सेफ एग्जिट दे दें, इनको जाने दें। और उसके बाद जो वो तो हो गया, लेकिन इंडियन वजारत ख़ारजा ने बाकायदा जवाब दे के जो रशियन वजारत ख़ारजा है उसको कन्फ्रंट किया है। वो कह रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन इंडियंस ने रशियंस को जवाब दिया है कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी ने यरगमाल नहीं बनाया हुआ। जिसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे थे यूक्रेन ने बनाया हुआ है, ये यूक्रेन वाले क्लेम को नहीं मान रहे और ये यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन को नाराज नहीं करना चाहते। अगर रशियंस नाराज होते हैं तो शायद उनके लिए इतनी कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त वो अमेरिकन की तरफ देख रहे हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई है, जिसमें फिलहाल शायद इंडियंस को थोड़ी सी जो रियायत देने की उनकी फौज की बात है, इसकी हमारे पास खबर है। अब आते हैं इस जंग को जो 24 को शुरू हुई और आज 3 मार्च हो गया है और जंग अभी तक जारी है, तो क्या सूरत हाल है। कीव जो दारुल हुकूमत है उसको उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, हर सूरत उसको फतह करना चाहते हैं। ज़ोरदार धमाकों की, शदीद धमाकों की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं। खारकीव के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि तबाहकुन बमबारी है। मारियोपोल के मुतालिक बताया गया है कि वहाँ पे हलाकतें हैं, सैकड़ों हलाकतें हैं और लाशें सड़कों के ऊपर हैं। वो कहते हैं कि लोगों को उठाना मुमकिन नहीं है, गिनना तो बहुत दूर की बात है। इस कदर जो तबाही है वो मचाई हुई है। लेकिन इस वक्त जो रशियंस हैं उन्होंने मशरिक की जानिब से भी हमला किया है। वो तमाम जो बड़े शहर हैं उनको कैप्चर करना चाह रहे हैं, लेकिन चंद शहरों को छोड़ के खैरसॉन शहर के मुतालिक अब रशियंस कॉन्फिडेंट हैं। कल क्लेम्स दोनों तरफ से होते रहे, रशियंस कहते रहे हमने कब्जा कर लिया है, यूक्रेनी कहते रहे नहीं कब्जा नहीं हुआ, लेकिन खैरसॉन शहर के मुतालिक मालूम हुआ है कि वो अब मुकम्मल तौर पर टेक ओवर में है और वहाँ पे रशियंस हैं। अब आते हैं इस तरफ, कल हमने आपको खबर दी थी कि मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो हो सकता है यूक्रेन के और जो बेलारूस का बॉर्डर है वहाँ पे। लेकिन कल ये खबरें तो आई कि रशियन डेलीगेशन आ गया, लेकिन यूक्रेनी डेलीगेशन कल नहीं आया था। और यूक्रेनी प्रेसिडेंट कल बोले थे अगर आप चाहते हैं बातचीत करना, अगर आप चाहते हैं मुज़ाकरात करना, तो आप ये बमबारी बंद करें। तो हमें ये लगा शायद बातचीत नहीं होगी, तो कल बातचीत नहीं हो सकी थी। लेकिन उसके बाद ये बताया गया है कि उस बातचीत को पोस्टपोन कर दिया गया था और आज जुमेरात के रोज़ जो है ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। उससे क्या रिजल्ट निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज मुज़ाकरात होंगे। वो मुज़ाकरात किस वक्त होते हैं इस हवाले से अभी मज़ीद तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन वही बताया गया है कि जो काफ़िला है उनका अपने दारुल हुकूमत से आएगा और रशियन फ़ौज उस काफ़िले के ऊपर हमला नहीं करेगी, उनको सेफ पैसेज जो है वो दिया गया। अब आते हैं यूएन जनरल असम्बली के ऊपर। मैं सिर्फ एक बात शुरू में करना चाहता हूँ, फिर बाकी सारी बातें बताऊँगा। 1982 यानी आज से 40 साल पहले आखिरी मौका था जब यूएन जनरल असेंबली का हंगामी इजलास बुलाया गया था। उसके बाद कभी इमरजेंसी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन 2022 के अंदर वो मीटिंग हुई है। वो किस लिए हुई है? वो यूक्रेन वाले मामले के ऊपर हुई है और वहाँ पे 193 ममालिक में से 141 ममालिक में से यानी हाफ से भी कहीं ज़्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने रशिया के खिलाफ वोट दिया है। और ये वोट उस करारदाद के ऊपर था जिसमें रशियंस को सीज़ फायर के ऊपर यूक्रेन से निकलने के हवाले से बात की गई थी और उसमें कुछ ममालिक ने इस करारदाद के खिलाफ वोटिंग की है, लेकिन वो 4-5 ममालिक हैं। लेकिन असल बात यह है कि 30 से ज़ायद ममालिक जो हैं उन्होंने एब्सटेन किया है, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें बांग्लादेश है, इन तमाम ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसका मतलब ये है ये गैर जानिबदार रहे हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।